हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सहज है और आज मैं आपको एक फिर से एक नई कहानी और नए लेखक के साथ प्रस्तुत करने के लिए फिर से हाजिर हूँ। तो आज की जो कहानी है वो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो जो लोग आज संवेदनशील चीज़ों से दूर रहना पसंद करेंगे, मैं उनको बोलूँगा कि आप आज मत देखिए, किसी और दिन ज़रूर आइएगा इस चैनल पर और इस जगह पे फिर से स्टोरी को सुनने के लिए। और जो लोग परेशान होते हैं किसी भी कारणवश कुछ संवेदनशील चीज़ों से या कुछ कहानियाँ सुन के, तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अभी भी समय है, आप या तो इसको आज पॉज कर दें और फिर कभी आए इसको देखने के लिए, या फिर अगर आप कोई बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो मैं उनको भी बोलूँगा कि आप इस कहानी को जब बड़े होंगे, 18 साल से ऊपर होंगे, तब सुनिएगा। और आज की कहानी जो है मुझे नामजद की है मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं जो पौंडीचेरी में रहती हैं, पुडुचेरी जिसे कहा जाता है आज के समय में। तो उनका नाम है सुष्मिता, जिनको रिम्पी भी कहा जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस कहानी के बारे में मैं पढूं और इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो आज मैं हाजिर हूं ये कहानी लेकर। बहुत ही ज़बरदस्त और गंभीर कहानी है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। अगर आपके पास अभी भी समय है तो आप चाय कॉफ़ी अपने पास लेके बैठ जाएं और वीडियो को पॉज करके फिर से आए देखने के लिए। तो आज की कहानी जो है, इसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये जो है एक साहित्यिक आंदोलन जो ब्रितानी राज्य में हुआ था हमारे भारत में, उसके बहुत ही अहम किरदार हैं। और ये छोटी कहानियाँ और उपन्यास भी इन्होंने बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक कार्य किया है साहित्य में। और इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में लिखा है। और 1876 में इनका जन्म हुआ था और इसके बाद इन्होंने बहुत ही संघर्ष वाली इनकी ज़िंदगी रही। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे मतलब फिनेंशियली भी और वैसे जो पर्सनल जो इनके अफेयर्स थे उसके अंदर भी बहुत ही संघर्षपूर्ण इनकी ज़िंदगी रही है और बहुत गरीबी में इन्होंने ज़िंदगी काटी है। और इसके अलावा इन्होंने, जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, देवदास तो आपने सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा, या कोई मूवी देखी होगी, कोई फिल्म देखी होगी। उसके कम से कम भी नहीं तो 25 अलग अलग वर्जन आए हैं, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग वर्जन उसके आप देखेंगे। इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, और भी बहुत सारे देशों ने वो कहानी को अपनाया है। इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत ही अहम काम किए हैं, जैसे परिणीता, और भी बहुत ही लेखन में इन्होंने एक से एक झंडे गाड़े हैं। तो इन्हीं की कहानी आज हम एक लेके आपको सुनाएंगे। बहुत ही संवेदनशील कहानी है और बहुत ही गंभीर कहानी है, और आपको हो सकता है इसके अंदर रोना तक आ जाए ये कहानी सुन के और समझ के। कहानी का शीर्षक है महेश। तो महेश कौन है ये आपको अंदर पता चलेगा इस कहानी के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि काशीपुर नाम का छोटा सा गांव होता है, और उस गांव का एक बहुत ही तुच्छ और छोटा सा दुष्ट हिंदू जमींदार होता है। तो गांव में ज्यादातर जो लोग होते हैं, अगर हम कहें तो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। उसके अलावा अब जैसे आप जानते हैं हमारे समाज में और भी बहुत सारे धर्म होते हैं, तो वो सारे जैसे हम कहेंगे माइनॉरिटी में मुस्लिम भी वहाँ पे रहते हैं उस गांव में, लेकिन उनको एक अच्छे से दबा के रखा जाता है उस समाज में, उस गांव में। तो क्या होता है कि एक बार तारक रत्न नाम के जो पंडित हैं वो गांव की सड़क से गुजर रहे होते हैं। तो क्यों गुजर रहे होते हैं, तो वो जो गांव के जो जमींदार होते हैं उसके सबसे छोटे बेटे की जो सालगिरह होती है, बर्थडे होता है, वो उसके अंदर पूजा करके समाप्त करके वो सारे कार्य गांव से गुजर रहे होते हैं दोपहर के समय। तो जब वो गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे एक बैल है, वो बंधा हुआ है। और वो जो बैल बंधा हुआ है वो किसके घर के आगे बंधा हुआ है, किसके पेड़ के साथ बंधा हुआ है, तो वो उसका नाम है गफूर।
तो गफूर जो है इसके अगले किरदार है, इस कहानी के बहुत ही अहम किरदार हैं। और गफूर की बेटी होती है एक अमीना 10 साल की, और वो उसी के साथ अपने छोटी सी कोठरी में रहते हैं। और चूंकि उनका जो दीवार होती है घर के आगे की वो किसी प्रकार गिर जाती है किसी कारणवश, तो उस दीवार को देखते हैं वो तारक रत्ना जो होते हैं जिनको बाबा ठाकुर भी कहा जाता है, वो देखते हैं। और वो देख के वहां पे जब पेड़ के नीचे मतलब इंतजार कर रहे होते हैं, बहुत धूप होती है, धूप का कम होने का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो गांव होता है, अब आप जो बोलिए अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब था उस गांव का। तो क्या होता है कि जो गांव होता है उसके अंदर 2 साल से बहुत ही बुरी तरीके से अकाल पड़ रहा होता है। अब आज तो जानते ही हैं क्लाइमेट चेंज की बातें हर जगह हो रही हैं। आजकल तो 6-6 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे भी रोड पे उतर आए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। लेकिन उस समय अभी से 100 साल पहले भी ये एक बहुत बड़ा सच था, बहुत बड़ा सच था और सच्चाई है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। अकाल पड़ते आए हैं, बाढ़ आती रही हैं और इंसान की जो सिविलाइजेशंस हैं उसको हमेशा तबाह करती आई हैं। तो वो जो गांव है उसके अंदर 2 साल से अकाल पड़ रहा था, और ऐसा अकाल पड़ रहा था बैसाख के महीने में। मतलब ये कहानी बैसाख के महीने की है। तो बैसाख के महीने में जो कि एक पर्व मनाया जाता है एक तरह से हमारे देश में, आप देखेंगे बिहू होता है, और भी बहुत जगह पे अलग अलग जगह पे मनाया जाता है अलग अलग नाम से। तो बैसाख के महीने में हालांकि जो दूसरे गांव के और जगह के लोग होते हैं वो धान काटते हैं और एक जगह पे भंडार बना के बेचते हैं किसान। लेकिन इस जगह पे क्या था कि ये जो किसान था यहाँ का गफूर, इसके पास कोई खेती नहीं हुई थी पिछले 2 साल से, और जो भी पिछले समय का जो भी बकाया था वो भी उसके ऊपर बहुत चढ़ा हुआ था जमींदार के सर पे। तो यहाँ पे स्थिति बहुत बुरी थी, और इतनी जबरदस्त गर्मी के कारण जो धरती है वो फट गई थी भाग भाग में, और उसके अंदर से आप जैसे नाड़ियां कहते हैं जैसे धरती की, वो दिखने लग गई थी। ये हाल था उस गांव का। तो तारक रत्ना जी वहाँ पे बैठे होते हैं पेड़ के नीचे, और वो उनको फिर तलब होती है कि ये जो गफूर है इसको थोड़ा सा लताड़ने की। तो ये वहाँ पे चिल्लाते हैं, ओ गफूर घर में हो? तो कोई आवाज नहीं आती है। फिर वो बोलता है, ओए गफूर कोई है घर में तुम्हारे, निकलो बाहर, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो फिर वहां से तारक रत्ना के सामने अमीना आती है जो कि गफूर की 10 साल की बेटी होती है। तो वो आती है, वो आके कहती है अपने तारक रत्ना साहब को कि भाई अभी तो पिताजी बीमार हैं, वो उनको बहुत तेज बुखार है, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके सामने आके आपसे बात कर सकें, आप किसी और दिन आइएगा। लेकिन तारक रत्ना तो मतलब एक नंबर के दुष्ट प्राणी थे, दुष्ट पंडित थे, और उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं उसको किसी तरह निकालो। और इस कदर कह दिया कि सुअर, कहते हैं कि सुअर को निकालो किसी तरह से, उस सुअर को। तो सुअर जो है वो जब ये सब सुना उन्होंने, अंदर से गफूर ने जो कि एक बहुत ही बुरी हालत में था, उसने सही से खाया पिया भी नहीं था और बहुत ही कमजोर स्थिति में था, वो तब भी उठ के किसी तरह मेहनत से अपना बलबूते खड़ा हो गया, आया दरवाजे पे करके, बोलता है, हाँ बोलिए बाबा ठाकुर क्या बात है? तो वो बोलते हैं कि तारक रत्ना जो बाबा ठाकुर हैं वो बोलते हैं उसको कि भाई ये तुमने बैल बांधा हुआ है, सुबह भी मैं गया था, सुबह भी ये बैल ऐसे ही बांधा हुआ था, अभी भी आया हूँ, दिन दोपहर हो गई, अभी भी ऐसे ही बांधा हुआ है, इसको क्या मारने वारने का इरादा है क्या तुम्हारा? तुम जानते हो ना ये हिंदुओं का समाज है यहाँ पे, और यहाँ के जमींदार भी हिंदू हैं, अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुमको अच्छे से सजा दिलवाऊंगा मैं। तो ये जो गफूर है ये फिर एकदम से भौचक्का रह जाते हैं, भाई भौचक्का रह जाता है। वो बोलता है कि अरे भाई आपको पता भी है मेरी हालत क्या है, यहाँ पे मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, अनाज नहीं, 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पाती है, 2 वक्त का खाना नहीं सही से मिल पाता है, यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पे बैल को मैं बीमार भी हूँ, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ चराने के लिए, इसलिए बंधा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें होती हैं। वो बोलता है अरे तुम इसको खाना वाना नहीं खिलाते हो, खाना वाना खिलाओ। तो बोलता है खाना क्या
खिलाऊं, जो पिछले बार का जो बकाया जब उसने धान काट के दी, चावल दिया, तो वो जो उसमें जो बचा कुचा जो घास होती है, सूखी घास होती है, वो भी बोलते हैं कि वो भी जो है मेरे पास नहीं है। तो वो बता रहे, तो फिर उसको माड़ पिलाओ, माड़ जो होता है कम से कम चावल का माड़ होता है, वो दो, उसको कुछ दो खाने पीने के लिए। बोलता है कि अरे वो तो हमारे लिए मुश्किल से 2 टाइम कम खाना खाते हैं, हम क्या इसको देंगे खाना। तो यही सारी बातें होती रहती हैं तारक रत्ना और गफूर के बीच में। तो कहीं ना कहीं, और वो जो दूसरी तरफ जो बैल है, वो वहां पे उसके आंख से आंसू और आंखें नम होती हैं और आंखें बिल्कुल बाहर निकली होती हैं, उसका शरीर भी कमजोर हुआ होता है, वहां पर बेचारा बंधा होता है। तो वो बोलता है कि ठीक है चलो कोई नहीं, तो तुम इसको कहीं ऐसी खुला छोड़ दो, दिया करो, आ जाएगा खा पी कर कहीं से, कहीं से चर वर के आ जाएगा कहीं से। तो वो बोलता है कि अरे मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये कहीं ना कोई कुछ नुकसान कर देता है, कहीं जाके नष्ट कर देता है किसी की फसल वसल, तो फिर उससे वजह से और मुझे प्रॉब्लम होती है और मुझे सजा का डर है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बांध के रखा हूँ अपने घर में, कि कम से कम ये इतना कोई आतंक नहीं मचा दे हमारे गाँव में। तो वो बता रहे तो इसको तुम कम से कम खाली सूखी घास तो खिला दो। तो बोलता है सूखी घास तो थी मेरे पास बाबा ठाकुर, लेकिन वो जो थी बची कुछ घास पिछले साल की, वो हमारे जमींदार जी ने ले ली। और तो वो बोलता है कि अरे हर चीज में तुम जमींदार को टोके जा रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? ये तो इतना अच्छा राज्य है, इतना अच्छा साम्राज्य है हमारे जमींदार ने बनाया हुआ है, तो तुम क्यों कहा जमींदार खुद से अपने पैसे से खाना खिलाए क्या? तो तुमको कमाना पड़ेगा। बोलता है अरे जी बाबा ठाकुर, मुझे भी पता है, मैंने जो उन्होंने मुझे 2 महीने का राशन दे दिया, 2 महीने का चावल दे दिया, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी सारी घास ले ली और घास जो है वो बकाया के तौर पे जो भी था वो सारा मैंने हिसाब किताब चुकता कर दिया, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया जमींदार से। तो वो बोलता ठीक है। उसी दौरान क्या होता है कि जो बैल होता है वो सामने आता है, वो कहता है अरे उसको रोकता है ये गफूर के भाई अरे सामने मत आओ, तो महेश सामने मत आओ। तो वो बता रहे वाह, मुसलमान होके मतलब वो अपने मन में सोचता है, तारक रत्ना हंसता है, वो बोलता है कि महेश क्या नाम रखा हुआ है, उसके सामने एक तरह का मजाक उड़ाता है उसका, क्योंकि वो मुस्लिम होते हैं वो सारे, और नाम रखा होता है हिंदू जैसा महेश। तो इस बात पे थोड़ी सी आप गौर करिएगा, इस बारे में हम बाद में आएंगे। तो प्यार तो बहुत होता है गफूर को महेश के साथ, जो बैल होता है। तो उसके उसी हिसाब से अगर आप देखें आगे बढ़े तो ये उसके जो फल होता है उसके हाथ में तारक रत्ना के, उसको सूंघने लग जाता है, उसकी तरफ देखने लग जाता है, अपनी गर्दन को आगे बढ़ाने लग जाता है। तो उसी वो बोलता है ये तो मुझे मार देगा, मेरा खून वून निकाल देगा अपने सींग से, उसको दूर रखो मेरे से। तो बोलता है अरे हाँ, आपके पास जो फल वूल है उसी को सूंघ के आपके पास आ रहा है, और ये कुछ आपको आपका बुरा नहीं करेगा, आपको कोई ये मारे वारेगा नहीं, आप मत टेंशन लीजिए इस चीज की। तो वो बोलता है यही सब बात में वो बोल के वो चला जाता है। तारक रत्ना किसी तरह से खिसक जाता है, खिसकने लगता है। तो वो बोलता है कि पीछे से गफूर बोलता है कि अरे आप रुकिए प्लीज, थोड़ा सा मुझे आप घास दे दीजिए, आपके पास मैंने देखा भी था, पिछले दिन गया था आपके घर के बगल में, तो इतनी सारी घास आपके पास पड़ी हुई थी, तो आप थोड़ी सी घास मुझे दे, कम से कम 2-4 दिन खाएगा मेरा महेश, आप वो दे दीजिए कम से कम, फल वल मुझे नहीं चाहिए आपका, कम से कम वही दे दीजिए। तो वो जो होता है तारक रत्ना उसको बोलता है तो लौटाओगे कैसे, तुम अभी ले तो लोगे मेरे से, लौटाओगे? बोलता है नहीं मैं आपको लौटा दूंगा किसी तरह। लेकिन ये जो तारक रत्ना होता है ये नहीं मानता है उसकी बात, ये कहता है कि नहीं जाओ, ये कहीं से किसी तरह से वहां से खिसक के निकल जाता है। फिर जो गफूर होता है ये फिर क्या करता है, अपने घर के पीछे जाता है चुपके से, और जाके अपनी छत से निकाल के थोड़ा सा सूखा घास उसके पास दे देता है, उसको खिलाने लग जाता है। तब अमीना आके देख लेती है, बोलती है कि देखिए बाबा आप हमेशा छत से निकालते हैं ना, ये मुझे भी पता है ये बात। तो वो अंदर से थोड़ा सा हंसता है, वो बोलता है कि यार कोई नहीं, थोड़ा सा निकाल दी घास, दे दिया इसको महेश को खाने के लिए, तो इसमें कोई कौन सी बुरी बात है। तो ऐसी मतलब कहानी आगे सिलसिला चलता रहता है। और उस दिन फिर खाने का समय होता है, और खाने के समय में फिर अमीना बुलाती है, बोलती है पापा खा लो, अब खाना मैंने बना दिया है, चावल रेडी है, खा लीजिए। तो वो फिर क्या करता है, गफूर कहता है कि नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, मेरे को मन नहीं
नहीं कर रहा है, मैं बीमार हूं ना इसलिए मुझे मन नहीं कर रहा है, तुम जो मेरा खाना है महेश को दे दो। तो फिर वो अमीना भी जानती है कि कितना प्यार करता है गफूर महेश के साथ, कि अपना खाना उसको कह रहा है कि दे दो। तो वो बोलता है कि अरे तुम तो मेरे लिए फिर बना दोगी ना अमीना। तो अमीना बोलती है हाँ मैं बना दूंगी भाई, ठीक है मैं दे देती हूँ खाना महेश को, तुम आपके लिए मैं बना दूंगी फिर से खाना, टेंशन मत लो। तो फिर वो इसी तरह वो दिन खत्म हो जाता है। तो फिर 5-6 दिन के बाद एक दिन ऐसा होता है कि गफूर अपने छोटी सी जो कोठरी होती है उसके अंदर सोया होता है, सुबह का वक्त होता है। और सुबह के वक्त अमीना जो है वो बाहर जाके देखती है, वो देखती है कि वहाँ पे महेश है ही नहीं, महेश कहीं गायब है वहाँ से। फिर वो इधर से उधर भटकती है, उसको खोजने में इधर से उधर निकलती है, और निकल के फिर भागी भागी दौड़ के आती है। फिर बोलती है पापा, अपने अब्बा को बोलती है कि बाबा जो महेश है उसको वहाँ पे पुलिस के पास पकड़ के उसने रख लिया है। तो वो जो है वहाँ पे किसी के पेड़ को वहाँ पे उसने पूरा गिरा दिया है, नष्ट कर दिया है उनके हाथे में घुस के। तो वो घर होता है मानिक चंद का। तो मानिक चंद जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, बहुत ही नेक दिल होते हैं, और वो उनको गाय बैल से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो ये सुन के वो जो गफूर होता है वो ज्यादा टेंशन में नहीं है, वो कहता है कि ठीक है जो करना है वो करें, उसको पुलिस स्टेशन में रखें या बेच दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुन के अमीना जो है वो जानती है कि गफूर तो बहुत ज्यादा उसके अब्बा प्यार करते हैं महेश से। तो ऐसा सुन के, लेकिन वो ये भी जानती थी कि कुछ दिन से मतलब बहुत ज्यादा परेशान होते थे उसके बाबा। हर बात पे जब भी महेश का नाम आता था जहाँ पे वहां पे वो हमेशा टेंशन में आ जाता था गफूर। तो ये बात भी अमीना को पता थी। तो ऐसे ही वो दिन बीता, और जो गफूर है वो ना तो उसमें ताकत थी जाने की, वो बीमार था, और ना ही वो उसने कोई ऐसा कदम उठाया कि जाके सुलह कराने का। और रात के लेकिन कुछ पैसे इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि भाई पैसे तो उसके पास कुछ नहीं है, तो रात के अंधेरे में उसने देखा कि वो उसकी जो तांबे की जो प्लेट थी उसके पास, जिसमें वो खाना खाता था, जिसमें अमीना उसको खाना डाल के देती थी, वो जाके वहां पे महाजन के पास जिसका नाम था बंसी, उसके पास जाके वो गिरवी रखाता है और 1 रुपये ले लेता है। तो वो जो वो बंसी होता है उसने भी ज्यादा देखा रहता है, क्योंकि वो 5-6 बार ऑलरेडी वो कर चुका होता है, उसका ले चुका, उसके ऊपर वो लोन ले चुका होता है उस प्लेट के को दे के बंसी के पास। तो बंसी ने तुरंत लिया और 1 रुपये उसको दे दिए, तो ताकि वो कुछ खाना वाना कुछ कर सके। फिर वो रात में आया अपने घर में। फिर वो बगल के जो लोग हैं उसके जो नेबर हैं उससे कुछ खाना वाना मांग के, जो माड़ होता है मांग के बचा कुचा वो महेश को खिला दिया। और अगले दिन फिर क्या हुआ कि दोपहर का समय था, और फिर दोपहर में फिर से महेश जो है वहां पे बंधा हुआ था बेचारा, और फिर वो भूखा प्यासा वहां पे, उसकी आंखें नम, और उसके जो शरीर की जो पसलियां होती हैं वो दिख रही होती हैं पसलियां। तो वो बहुत ही बेचारा बुरी हालत में वहां बंधा होता है वहां पे। और तभी क्या होता है, एक बूढ़ा मुसलमान एक आता है कसाई, वो उसको बोलता है कि उसकी नजर पड़ती है बैल पे, वो बोलता है कि अरे वो देखता रहता है बहुत देर तक। फिर वो अपना कुछ थोड़ी हिम्मत करके जाता है वहां पे गफूर के पास, बोलता है कि ये लो 10 रुपए। तो वो 10 रुपए जो है वो ऐसे करके वो उसको अच्छे से खोल के ऐसे करके बहुत धीरे धीरे खोल के वो उसको दिखाता है कि ये लो 10 रुपए तुम्हारे बैल के। तो वो बोलता है क्या 10 रुपए, किस चीज के 10 रुपए? तो वो बोलता है अरे कल ही तो तुमको मैंने दिया था एडवांस इसका, बकाया दिया, तो बाकी का मैं बकाया देके तुम्हारी बैल को ले जाऊंगा। तो बोलता है खबरदार, मेरी बैल ये बेचने के लिए नहीं है महेश, इसको मैं नहीं दूंगा तुम्हें। तो वो बोलता है कल ही तो तुमने इसका वो लिया एडवांस, तो 2 रुपए कल ही तो तुमको दिए थे, तो बाकी का वे पैसा लो और तुम दो। तो फिर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो बोलता है अच्छा तो तुम ये मतलब नाटक कर रहे हो, तुमको और पैसे चाहिए? तो ठीक है चलो। वो 2 रुपए और कहता है कि लाओ 2 रुपए और लाओ, इसकी बेटी को जाके दे दो 2 रुपए, तब ये मानेगा। तब इसके, और वैसे भी कोई बैल काम का नहीं है, बिल्कुल ये मरियल बैल है, इसकी सिर्फ चमड़ी काम आएगी, और तो कुछ इसमें कुछ है नहीं काम का।
तो ये सुन के तो फिर वो बोलता है, उसको गफूर को गुस्सा चढ़ जाता है, बोलता है तौबा तौबा, निकलो यहाँ से अभी, नहीं तो मैं अभी सारे उसके पैसे फेंकता है उसके सामने, वो बूढ़े के सामने, और वो बोलता है कि ये जल्दी से अपने पैसे इकट्ठा करो और निकलो, नहीं तो अभी मैं जमींदार जो है वो उसके गार्ड को बुलाऊंगा और तुम्हें पिटाई करवाऊंगा, तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करवाऊंगा। तो वो जो है वो भाग जाते हैं वहां से, बूढ़ा आदमी और उसका साथी भाग जाते हैं वहां से। और फिर क्या होता है, यही बात जो है किसी तरह जमींदार तक पहुंच जाती है कि जमींदार का हुल दे रहा है वो गफूर के, जमींदार के गार्ड से पिटवाऊंगा। तो ये सारी चीजें सुन के फिर उसको जमींदार को भी गुस्सा चढ़ता है कि अरे भाई, मेरे गांव में रह के ये जो चमड़ाकार है उसको बुला के अपनी बैल को कटवाने के लिए भेज रहा है और ये सब करवा रहा है। तो उसको फिर ये बात पता चल जाती है, तो वो बुलाता है फिर इसको, गफूर को, अपने घर में। और वो जब जाते हैं वहां पे तो वहां तारक रत्ना भी होता है। तारक रत्ना बोलता है कि इस तरह के लोगों को ना हम लोग के गांव से बाहर निकाल देना चाहिए साहब, बाबू मोशाय। तो वो बोलता है, तो फिर ये जो होता है, तारक रत्ना बेचारा बहुत बुरी हालत में होता है, बोल रोते रोते अपनी नाक रगड़ता है पूरे उसके घर में वो। और बहुत ही वो वैसे तो अड़ियल होता है हमेशा, वो लोग जो गाँव के लोग हैं उसको अड़ियल समझते हैं, लेकिन इस बार होता है वो बहुत बुरी हालत में होता है, रोने लग जाता है। बोलता है कि साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई उसको गलत नहीं होने दूंगा और मैं उसको खाना भी खिलाऊंगा, आप मत परेशान होइए, मैं उसको कोई नहीं कसाई वसाई को बेचूंगा, आप प्लीज ये मत सोचिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। होते 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 वो फिर जो जमींदार है वो फिर बोलता है ठीक है चलो, मान ली तुम्हारी बात, ठीक है, अब जो है तुम जाओ, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, आगे से कभी ऐसा मत करना, कोई भी मेरा नाम मत लेना, कुछ भी ऐसा गलत काम मत करना, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी एक सजा मिलेगी। तो फिर वो आ जाता है घर में। फिर महेश फिर भूखा फिर प्यासा, फिर वो उसको देखता है। तो इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। और ज्येष्ठ महीना जो कि गर्मियों के बिल्कुल आखिरी महीना होता है गर्मियों का, तो वो आ जाता है। बंगाली में आप पढ़ेंगे ज्येष्ठ महीने के बारे में। और फिर क्या होता है कि वो तो बहुत ही झिझक रहा होता है गफूर, उसके पास ना खाने को पैसा होता है, ना उसके पास कोई फसल होती है, ना ही उसके पास कोई घास होता है महेश को खिलाने के लिए। और महेश से वो बहुत ज्यादा परेशान भी होता है महेश के कारण, उसको पालने के कारण। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं, चलते 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 वो 4-5 दिन के बाद वो जब वो थोड़ी सी उसकी हालत ठीक होती है, हालांकि अभी भी वो बहुत बीमार होता है, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत इकट्ठा करता है और सुबह निकलता है काम के सिलसिले में कि कहीं ना कहीं काम मिले उसको मजदूरी का। और मजदूरी का काम ढूंढने के लिए निकलता है, और लेकिन उसको दोपहर में आता है, दोपहर में उसको ना ही काम मिलता है, और अभी भी कड़कती धूप होती है, अभी भी बुरा हाल होता है उस गांव का। और अब ऐसा हाल हो गया होता है कि गांव के जो लोग होते हैं, खासकर जो गरीब लोग होते हैं और जो छोटी जाति के लोग होते हैं, छोटे धर्म के लोग होते हैं, वो तो फिर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। उन्होंने तो सारी निराशा उनके समा जाती है जीवन में, और उन्होंने सारी जो होप होती है, आशा होती है, वो बिल्कुल खो देते हैं। उसी तरह गफूर भी खो देता है, और उसके जो बेटी होती है वो भी खोई होती है, पूरी बुरी हालत में होते हैं, ना उनके पास खाने को होता है ना कुछ होता है। तो फिर वो आता है दोपहर में, फिर आके कहता है कि चलो खाना वाना लगाओ, खाना वाना खाता हूँ, और तब उससे पहले मुझे पानी दो। तो बोलती है, तो अमीना बोलती है कि ना ही खाना है ना ही पानी है। तो ये सुन के तो फिर उसको, गफूर को इतना गुस्सा चढ़ जाता है अपनी बेटी पे, और वो बेटी को फिर बोलता है, खरी खोटी सुनाता है कि हरामजादी, तू क्या कर रही थी सुबह से, खाने का तो चल छोड़, लेकिन तू पानी भी नहीं ला सकी। तो ये सुन के बहुत बुरा लगता है। अमीना जो है वो रोने लग जाती है। वो बोलते, फिर उसको और भी खरी खोटी सुनाता है, कहता है तू तो 5 बार खाना खाती है तभी ना नहीं है खाना। ये सारी सुन के बात अमीना जो है वो रोने लग जाती है बहुत बुरी तरीके से, बिलक बिलक के। और दूसरी तरफ जो गफूर होता है उसको खरी खोटी सुनाता रहता है। हालांकि उसको ये बात पता होता है कि उसकी बेटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है और बहुत ड्यूटीफुल होती है, मतलब हमेशा सारा काम करती है, उसके घर को संभालती है, खाना बनाती है। लेकिन उसको अंदर से वो कहीं ना कहीं अपना जो मानसिक संतुलन होता है वो खो बैठता है, और उसको सारी गलत गलत बातें कहता है। ये बात कह के उसको भी बहुत बुरा लगता है। ये बात वो भी जानता है कि उसको बहुत बुरा लग रहा है ये बात बोलते हुए, लेकिन तब भी वो खरी खोटी सुनाता रहता है, कहीं ना कहीं संतुलन खोने के कारण।
उसी दौरान क्या होता है कि वहां से जो जमींदार है उसका एक नौकर आ जाता है उसको पकड़ने के लिए, गार्ड पकड़ने के लिए आ जाता है। वो कहता है गफूर चलो तुम मेरे साथ चलो। तो गफूर बोलता है कि क्या हुआ, मैं क्यों चलूं तुम्हारे, मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारा जो मैं चलूं, अभी कभी भी आओगे कभी भी बोल दोगे चलने के लिए। तो इसी दौरान वो अमीना वो कह रहा होता है कि तुम जाके पानी कहीं से भी लेके आ, ये बात बोलता है। और अमीना जो है वो तैयार हो रही होती है जाने के लिए। और तो अमीना जो है वो निकल रही होती है एक तरीके से, एक तरफ से, और एक तरफ इसको आ जाता है पकड़ने के लिए। और ये बेचारा थका हारा बीमार स्थिति में होता है। और गार्ड को इस बार लेकिन क्या होता है कि जो गार्ड के सामने झुकता नहीं है गफूर, इस बार ये पूरा अड़ जाता है उसका, बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, जाओ बोल दो जमींदार को मैं नहीं जाऊंगा। तो वो बोलता है, उस जमींदार का जो गार्ड होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे बोला है जमींदार जी ने कि जो बाबू मोशा है उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह इसको पकड़ के पीटते पीटते छड़ी से लेके आओ यहाँ पे मेरे घर में। तो वो तो फिर उसको घसीट के ले जाता है वो गार्ड। और इस बार तो वो झुकता नहीं है, तो वहां भी जाके वो खरी खोटी सुनाता है। और खरी खोटी सुनाने के बाद तो आप जानते हैं क्या होगा, जमींदार उसकी पिटाई करता है। और वो सूजा हुआ अपना मुंह, सूजा हुआ अपना मुक्के चांटे सब खा के वो अपने पिटाई करवा के वो घर में आता है। अब जब वो घर में आता है इस बार, तो उसकी बेटी भी वहां से पानी लेके घड़े का आ रही होती है, कहीं ना कहीं से धक्के खा के आ रही होती है। और इस बार जब वो पानी लेके आ रही होती है, जैसे ही उसके घर में दर में आती है जो महेश होता है उसके कारण उसकी पिटाई हुई होती है। महेश जो है वहां पे जमींदार के घर में घुस गया उसके हाथे में, और वहां पे सारे नष्ट कर दिया उसने, पेड़ वेड़ को तोड़ दिए। और वही नहीं किया, उसकी बेटी तक को भी धक्का मार के पैर से आ गया। तो यही कारण था जमींदार का इसको बुलाने का और उसको पिटवाने का गफूर को। तो इस चीज का बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ना मेरे पास खाना पीना, महेश से मैं प्यार भी करता हूँ, अपनी बेटी से भी प्यार करता हूँ, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सबसे मेरा संबंध खराब होते जा रहे हैं और गांव में भी संबंध खराब हो गए। और जैसी उसकी बेटी आके दर पे गिरती है घड़ा लेके, घड़े का पानी उसका घड़ा गिरता है नीचे, और घड़ा एक तरफ टूटता है, एक तरफ वो गिरती है, और एक तरफ ये रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, एक तरफ ये टेंशन में होता है। ये सीधे जाता है एक कोने में अपने घर, इसके दरवाजे के बाहर पड़ा होता है एक हल का जो सामने वाला हिस्सा होता है मेटल का, लोहे का, वो सीधे लेता है और महेश को मारना शुरू करता है उसके मुंह पे। एक बार मारता है, दो बार मारता है, उसकी आंखों से कान से खून निकलने लग जाता है महेश बैल के। और वो इतनी बार मारता है, मारता जाता है और मारते वो उसका एक बार ऐसे ऊपर भी देखता है, अपनी गर्दन को ऐसे स्ट्रेच करता है, खींचता है, और उसकी तरफ देखने की कोशिश भी करता है कि काश वो मतलब रो रहा होता है महेश, रोते रोते वो ऊपर देखता है। और ये फिर एक बार लास्ट बार मारता है, और इस बार जो मारता है महेश जमीन दोष हो जाता है, गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर जो होता है वो अमीना उठती है वहां से, वो देखती है, वो बेहोश हालत से उठ जाती है, ये देखती है सीन देख के। कोई भी मतलब ऐसी हालत में यही होगा देखेगा। और वो फिर बोलती है अरे अब बाबा ये तो महेश को मार दिया आपने, महेश तो मर गया। तो वो जानती है कि कितना प्यार करता है ये गफूर महेश से, और ये महेश को इसने मार दिया, ये क्या हुआ। और वो फिर जब समय आता है, वो फिर उसके बाद एक पत्थर की तरह साइड में कुछ देर बैठ जाता है महेश को मारने के बाद गफूर। और ये अमीना भी एक तरफ रो रही होती है घर में, ना इनके पास खाने को कुछ होता है, ना पीने को पानी होता है, बस ये लोग बैठे होते हैं एक तरफ। और ये सोचते 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 फिर वो रात हो जाती है। और रात को फिर वो गफूर होता है, वो कहता है अमीना वहाँ पे कहीं ना कहीं साइड में पड़े पड़े सो जाती है, उसको उठाता है रात के अंधेरे में। हालांकि वो इस चीज से बिल्कुल भी कभी भी वो काम नहीं करना चाहता था, मजदूरी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो उसको मजदूरी करनी पड़ती है एक जूट की मिल में। उसको वो काम के लिए उसको दूसरे जगह पे, दूसरे गांव में जाना होता है। वो कहता है चलो अमीना उठो, अपना सारा सामान वामान बांधो, और ये जो घर है ये जमींदार ने ले लिया है, जमींदार और हमको अब यहाँ से निकलना है, और निकल के हमको जाना है दूसरे गांव, और वहां पे हम काम करेंगे दोनों बाप बेटी। तो अमीना को तो 10 साल की होती है बेचारी, वो उठती है, वो उसके अपने बाप का बात सुन के निकलने लग जाती है। लेकिन जाते वक्त
जाते वक्त महेश के पास बैठता है रोते रोते। गफूर बहुत बिलक बिलक के रोता है और कहता है ये जो तुझे मारा है ये मैंने नहीं मारा है। गफूर उस महेश को बोलता है मरे हुए उसकी डेड बॉडी के सामने, मृतक जो उसकी बॉडी होती है उसके सामने बैठ के कहता है मैंने नहीं मारा है, ये तुझे भूख और प्यास ने मारा है। और इस भूख और प्यास के जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जो लोग भी इसके भागीदार हैं इस पाप को करने के, उनको मैं चाहूँगा कि भगवान अल्लाह जो भी है कड़ी से कड़ी सजा दे और उनको मिलेगी सजा। तेरे साथ जो हुआ है, ये इनके पास खाने को पीने को सब कुछ है लेकिन तुझे नहीं दिया। ये बात बोल के उठा के अपने बोरिया बिस्तर रात के अंधेरे में गफूर और उसकी बेटी निकल जाते हैं। अब इस कहानी का हम इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको अपने हिसाब से जो मैंने समझा है, मुझे तो बहुत ही सैड स्टोरी लगी, बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है। ये एक गांव की जहाँ पे एक बहुत ही बेकार शासक है और बहुत ही दुष्ट शासक है। ऊपर से पर्यावरण जो है वो बहुत खराब है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है जो कि आज के समय में बहुत ही कॉमन है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं आज के स्थिति में, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे अकाल पड़ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो वही ये सारी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है जो हमारे लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और उन्होंने एक तरह से ये कोशिश करी है कि एक किसी निराशा को जाहिर करने की कोशिश करी है ये गफूर के जरिए, इस किरदार के जरिए, कि कोई बंदा कितना पावरलेस हो सकता है, कितना शक्ति को अपनी खो सकता है कि इंसान होने की, कि उसके इतना बेसहारा हो सकता है कि गरीबी और एक तरफ अमीरी। तो अमीर जो है वो गरीब को मतलब जीने नहीं दे रहा है और जो गरीब है बेचारा मरता जा रहा है। तो ये एक इस चीज कहानी का बहुत बड़ा थीम है। उसके अलावा इसमें गांव में जो जलवायु परिवर्तन के कारण या जब बुरी स्थिति आती है उसके कारण जो बुरी हालतें पैदा होती हैं उसको भी दर्शाने की कोशिश की है, खासकर जो गांव की स्थिति में, गांव के सेटअप में। और उसके अलावा ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि प्यार क्या है। तो प्यार तो गफूर करता था महेश से, लेकिन महेश को मारा किसने? गफूर ने खुद से अपने हाथों से उसका कत्ल किया। तो ये भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमें बहुत सोचने को मजबूर कर देती है कि हर किरदार के बारे में, कि वो सही है कि गलत है, उसने सही किया कि उसने गलत किया, जमींदार ने सही किया या फिर गफूर ने सही किया, या फिर उसकी बेटी ने सही किया, या फिर तारक रत्ना ने सही किया। ये चीज हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है कि कौन गलत है कौन सही है, या फिर सारे लोग गलत हैं या सारे लोग सही हैं। तो इसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा, अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। तो आप ही सोचिए, आप भी इस कहानी को और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जानिए। एक एक जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो भावनात्मक ये कहानी है, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। और आज के समय में जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उससे भी आप कनेक्ट करिए कि आज के समय में जो लोग इससे जूझ रहे हैं, जो उस जगहों में रहते हैं जहाँ पे जलवायु परिवर्तन की जो इंटेंसिटी है, जो क्षमता है, वो बहुत हाई लेवल पे लोगों को मजबूर कर रही है, वो गांव छोड़ने में, वो शहर छोड़ने में, वो देश छोड़ने में, उनको भूखमरी तक की स्थिति ला रही है, उनके घर में खाना नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है। ये चीज़ जब आप ये स्टोरी पढ़ते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से जाहिर होगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये स्टोरी हर एक आप यूथ को, हर एक अपने घर में लोगों को, और खासकर जो बड़े लोग हैं आपके घर में, जो डिसीजन मेकर हैं, उनको भी ये पढ़ाइए और उनको समझाइए कि क्या आज के समय में हो रहा है, और उसको तुलनात्मक आप उस अभी से 100 साल पहले का जो जीवन था हमारे गांव में, उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है इस कहानी में, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। फिर आपसे मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, और इस बार मैं कोशिश करूंगा थोड़ी लाइट कहानी लेने की। तब तक के लिए मैं सहज आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद एंड गुड डे टू यू। थैंक यू सो मच।